हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सभी को स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस के आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन एवं पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन एवं पोषण के अंतर्गत पिछले टॉपिक में हम लोग विटामिन के रासायनिक नाम, उसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग तथा इसके प्रमुख स्रोत के बारे में अध्ययन किए थे। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। कैसीन क्या है? कैसीन जो है ना, एक प्रकार का फॉस्फोप्रोटीन है। कैसीन क्या है भाई? कैसीन एक प्रकार का फॉस्फोप्रोटीन है। ये कैसीन कहाँ पाया जाता है? ये कैसीन दूध में पाया जाता है। ये कैसीन कहाँ पाया जाता है भाई? तो ये कैसीन जो है वो दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफेद रंग का होता है। किसके उपस्थिति के कारण दूध सफेद रंग का होता है? तो कैसीन नामक फॉस्फोप्रोटीन की दूध में उपस्थिति के कारण ही दूध सफेद रंग का होता है। दूध सफेद रंग का किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध में एक प्रकार का फॉस्फोप्रोटीन पाया जाता है जिसको कैसीन कहा जाता है। इसी कैसीन नामक फॉस्फोप्रोटीन की दूध में उपस्थिति के कारण दूध जो है वो सफेद रंग का होता है। गाय का दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय का दूध का हल्का पीला रंग इसमें उपस्थित बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। गाय का दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय का दूध का हल्का पीला रंग जो है ना, इस दूध में उपस्थित बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। किसके उपस्थिति के कारण? बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम रेनिन है। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को पचा देता है। ये रेनिन नामक एंजाइम जो है ना, वो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। यानी कि दूध में केसीन नामक फॉस्फोप्रोटीन जो है ना, उसको रेनिन नामक एंजाइम पाचित करके उसको अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि दूध जो है वो दही के रूप में परिणत हो जाता है। दूध क्या होता है? दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है। शिशुओं में जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो शिशुओं में जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। शिशुओं में जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो शिशुओं के जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। रेनिन नामक एंजाइम का अभाव किसमें होता है? तो रेनिन एंजाइम का अभाव जो है वो वयस्क यानी कि एडल्ट पर्सन में होता है। किसमें होता है? एडल्ट पर्सन में। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है? तो दूध जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है? तो दूध जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह बैक्टीरिया जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। पाचक नाल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया के नाम बताइए। तो पाचक नाल में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। पाचक नाल में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो पाचक नाल में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है ना, वो मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया क्या करता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है वो मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण में यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही दूध से दही तैयार होता है, छाछ बनता है तथा पनीर निर्माण होता है। प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन जो है ना, एक प्रकार का जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है भाई? तो प्रोटीन एक प्रकार का जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। इसका गठन किन किन तत्वों को अणुओं से मिलकर हुआ है? तो प्रोटीन का गठन जो है ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से मिलकर हुआ है। प्रोटीन का गठन किन किन तत्वों के अणुओं से मिलकर हुआ है? तो प्रोटीन का गठन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से मिलकर हुआ है। इसमें आंशिक रूप से गंधक फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। किसमें आंशिक रूप से गंधक फास्फोरस उपस्थित रहते हैं? तो वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कौन ऐसा कारक है जो ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं? तो वो है प्रोटीन। उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रोटीन।
अमीनो अम्ल प्रोटीन के संयोजक इकाइयां या एकलक होते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं भाई? तो अमीनो अम्ल जो है ना वो प्रोटीन की संयोजक इकाइयां या एकलक होते हैं। या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन की संयोजक इकाइयां या एकलक कौन होते हैं, तो उसका नाम है अमीनो अम्ल। क्या नाम है? अमीनो अम्ल। प्रकृति में अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये प्रकृति जो है ना, इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। जीव द्रव्य में जितने जो अमीनो अम्ल उपस्थित है ना, उन सभी अमीनो अम्ल में से केवल और केवल 20 प्रकार के ही अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, बाकी नहीं। इनमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है हम लोग भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है ना वो हमारे शरीर के कोशिकाओं में निर्माण होता है। और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल क्या होता है? 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वो हम लोग के शरीर के कोशिकाओं में निर्माण होता है। ये अनानिवार्य यानी कि नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव भोजन से प्राप्त करता है, इसलिए ये अनिवार्य यानी कि इसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अनिवार्य यानी अनानिवार्य, क्या कह रहा है? अनानिवार्य यानी कि नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल कौन है? तो ऐसा अमीनो अम्ल जिनका निर्माण मानव शरीर के कोशिकाओं में स्वतः ही होता है उसको अनानिवार्य यानी कि नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल कहा जाता है। और वैसा अमीनो अम्ल जिनको हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे अनिवार्य यानी कि इसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी कि वैसा अमीनो अम्ल जो शरीर के कोशिकाओं में स्वतः निर्माण होता है वो अनानिवार्य यानी कि नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल हुआ। और वैसा अमीनो अम्ल जो हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो अनिवार्य यानी कि इसेंशियल अमीनो अम्ल हुआ। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, अर्जिनिन तथा थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। अनिवार्य अमीनो अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो अनिवार्य अमीनो अम्ल के अंतर्गत हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, अर्जिनिन तथा थ्रियोनिन आते हैं। अनानिवार्य यानी कि नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल के अंतर्गत ग्लाइसिन, सेरिटिन, टाइरोसिन, एलैनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरेजिन तथा सिस्टीन आते हैं। कौन कौन आते हैं? ग्लाइसिन, सेरिन, टाइरोसिन, एलिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरेजिन तथा सिस्टीन जो है ना वो नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं यानी कि अनानिवार्य अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। आर्जिनिन एवं हिस्टिडीन जो है ना वो केवल बच्चों के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल है, वयस्कों के लिए नहीं। कौन ऐसा अमीनो अम्ल है जो बच्चों के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल है? तो उसका नाम है आर्जिनिन एवं हिस्टिडीन। लेकिन याद रखिएगा आर्जिनिन एवं हिस्टिडीन नामक अमीनो अम्ल जो है ना वो केवल और केवल बच्चों के लिए ही अनिवार्य अमीनो अम्ल है, वयस्कों के लिए नहीं, एडल्ट पर्सन के लिए नहीं। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। कौन ऐसा प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है? तो उस प्रोटीन के नाम है अल्फा कीरेटिन। उस प्रोटीन के क्या नाम है? उस प्रोटीन के नाम है अल्फा कीरेटिन। यह कीरेटिन के ही प्रकार है यानी कि अल्फा कीरेटिन जो है ना वो कीरेटिन के ही प्रकार है। टाइरोसिन मस्तिष्क में एड्रीनेलिन यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनेलिन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। मस्तिष्क में एड्रीनेलिन यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनेलिन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का कौन निर्माण करता है?
तो वो टाइरोसिन निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? टाइरोसिन निर्माण करता है। यानी कि टाइरोसिन जो है ना वो मस्तिष्क में एड्रीनिल यानी कि टाइरोसिन जो है ना वो मस्तिष्क में एड्रीनेलिन यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनेलिन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करते हैं। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। दूध में लगभग कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध में 87% जल के अतिरिक्त और कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो दूध में 87% जल के अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार यानी कि कंप्लीट डाइट कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। बिना अन्न खाए कईक दिन दूध पर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहा जा सकता है, क्योंकि दूध एक कंप्लीट डाइट है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन लगभग 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक उपयुक्त मात्रा जो है वो 45 से 46 ग्राम होती है, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो दूध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन लगभग 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने? 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज जो है ना, इन दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक यानी कि पॉलीमर्स हैं। कौन ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक यानी कि पॉलीमर्स हैं? तो वो है मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज। कौन है भाई? तो वो है मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है। कौन सा ऐसा घटक है जो आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है? तो उसका नाम है स्टार्च। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टार्च। जबकि सेल्यूलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी कि सेल्यूलोज जो है उसको आयोडीन के साथ आप मिलाइएगा तो वो नीला काला रंग नहीं देगा। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित रहता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च किसके रूप में उपस्थित होता है? तो पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च जो है वो एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित रहता है। किसके रूप में उपस्थित रहता है? एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। मानव शरीर की कोशिकाएं किस प्रकार के वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है? तो मानव शरीर का कोशिकाएं जो है ना वो आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल यानी कि इसेंशियल फैटी एसिड है। मानव स्वास्थ्य के लिए इसेंशियल फैटी एसिड कौन है? तो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल जो है ना उसके अंतर्गत लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल आते हैं। कौन आते हैं? उसके अंतर्गत लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल आते हैं। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। कौन सा तिलहनी फसलों में बहुत अत्यधिक मात्रा में अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है? तो वो है अलसी या तीसी नामक तिलहनी फसलों में अल्फा लिनोलेनिक अम्ल की अत्यधिक मात्रा है।
यानी कि अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो है अलसी यानी कि तीसी में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। एक बार फिर से याद कीजिए कि अलसी या तीसी में कौन सा प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, तो अलसी या तीसी में अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाते हैं? अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाए जाते हैं। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल किस प्रकार का वसीय अम्ल है? तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो है ना, एक प्रकार का ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। कैसा वसीय अम्ल है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। कौन सा वसीय अम्ल रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है? तो उस वसीय अम्ल का नाम है लिनोलेनिक अम्ल। क्या नाम है? लिनोलेनिक अम्ल। ये क्या है? ये एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। क्या है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट संतृप्त वसाओं यानी कि सैचुरेटेड फैट्स की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कौन ऐसा वसा है जो असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट जो है ना, वो संतृप्त वसाओं यानी कि सैचुरेटेड फैट्स की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यानी कि असंतृप्त वसा तथा संतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट्स, इन दोनों में से कौन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? तो असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसाओं यानी कि सैचुरेटेड फैट्स, इन दोनों में से असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट जो है ना, वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कौन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? तो वो असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं। यानी कि इनके अणुओं में किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है वो दोहरे बंध यानी कि डबल बॉन्ड्स होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। कौन वसाओं में दोहरे बंध होते हैं? असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट जो है, इनके अणुओं के मध्य दोहरे बंध यानी कि डबल बॉन्ड्स होते हैं। और संतृप्त वसा जो है ना, इनके परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध यानी कि डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन यानी कि O2 के अधिक अनुग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है ना, कि अपघटन की दर बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है कि संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन यानी कि O2 के अधिक अनुग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहुअसंतृप्त वसा जो है वो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल जो है वो मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मानव के लिए बहुत ही शानदार पोषक तत्व है।